जी फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज इन टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी में डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो यूज़ होते हैं क्लासिफिकेशन में। फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो दो इनके बेसिक ग्रुप्स हैं जिन कैरेक्टर्स की बेस पे डिवाइड किया जाता है जानदारों को। दो उनको में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल और दूसरे मालिक्यूलर। ठीक है, कैरेक्टर्स हैं। क्लासिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स की बेस पर अगर जानदारों को क्लासिफाई किया जाए तो वो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन एम्प्लॉयड इन माइक्रोबियल टेक्सोनोमी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए ये जो करेक्टर्स हैं ये बड़ा अरसा कई सालों तक ये इस्तेमाल होते रहे हैं। दे आर क्वाइट यूजफुल इन रूटीन आइडेंटिफिकेशन एंड मे प्रोवाइड फालोजेनेटिक इंफॉर्मेशन एज वेल। तो आम जो लैब के अंदर आइडेंटिफिकेशन की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की, वो इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है वो की जाती है। अब इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं उसमें उनको ज़रा वन बाई वन अब डिस्कस करेंगे। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट इन माइक्रोबियल टेक्सोनोमी फॉर मैनी रीजंस। कह रहे तो जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स हैं इनका फ़ायदा क्या है, एक तो ये इजी हैं स्टडी और एनालाइज करना। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो माइक्रोनिज्म यूकैरियोटिक हैं, ख़ास तौर पे उनको स्टडी करना ज़्यादा आसान है प्रोकैरियोट्स की निस्बत। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान, ठीक है, तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जानदारों के, बैक्टीरिया के, जब उनमें डिफरेंसेस हैं तो उसका मतलब है कि उनके जो जीन्स हैं या जेनेटिकली भी वो डिफरेंट हैं। क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्चुअली जीन्स का ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो जीन्स का एक्सप्रेशन होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ऑफन इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेटेडनेस। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजिकल अगर कुछ जानदार सिमिलर हैं, उनमें करेक्टर्स मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो फाइलोजेनेटिकली भी आपस में रिलेटेड हैं, कि उनके कोई ना कोई इंसेस्टर्स के अंदर कोई ना कोई कॉमन थिंग मौजूद है। कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होते हैं। कह रहा है कि आमतौर पे तो आम जो लैब की माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आम फीचर्स को या करेक्टर्स को स्टडी करने के लिए। लेकिन कुछ जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं या कोई अल्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए फिर ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ होती है, ताकि डिटेल में उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी किया जा सके। ये डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं, एक उनका मतलब सेल का शेप क्या है, साइज़ क्या है, कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह को, फिर स्टेनिंग बिहेवियर देखना होगा जी, जैसे ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्लां स्टेन में कौन सा कलर देते हैं, सीरिया और फ्लैजेला को स्टडी करना हो, फिर उनकी मूवमेंट को स्टडी करना हो, एंडोस्पोर की शेप, लोकेशन, स्पोर की मार्फोलॉजी और उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, सेलुलर इंक्लूजन्स एंड कलर वगैरह। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, और इनको आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। दूसरे जो हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक्स। फिजियोलॉजिकल और जो मेटाबॉलिक करेक्टर्स हैं, कह रहे कि दे आर आल्सो वेरी यूजफुल, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो भी उसकी फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, वो ज़ाहिर है उसकी फिजियोलॉजी और जो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो क्या है, जो प्रोटीन्स हैं, हमें पता है कि प्रोटीन्स जो वो जीन से बनती हैं, जीन का प्रोडक्ट हैं, और जो भी आपके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उनको कंट्रोल एंजाइम कर रहे हैं, और एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं। तो अगर आप उन प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को स्टडी कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहे हैं, तो इट मीन्स अगर किसी दो जानदारों में डिफरेंस हैं उनके एंजाइम्स के लिहाज से, मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, तो इट मीन्स कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी डिफरेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरिटी है तो उसको लगे जेनेटिकली भी दे आर मोर सिमिलर। These are some physiological and metabolic characteristics used in classification and identification। ठीक है, कि इन करेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज, मतलब कहाँ से लेते हैं, किस मालिक्यूल से नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन लेते हैं, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या है इनके अंदर, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या, कौन सी टाइप के अल्कोहल बनाते हैं, फिर जनरल न्यूट्रिशनल टाइप कौन सी है बैक्टीरिया की, ग्रोथ का टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है और रेंज क्या है, फिर ल्यूमिनिसेंस मतलब वो क्या कोई लाइट एमिट करते हैं नहीं करते, फिर एनर्जी कन्वर्जन का क्या है, मोटाइलिटी, ऑस्मोटिक टॉलरेंस, ऑक्सीजन रिलेशनशिप, पीएच ऑप्टिमम और रेंज उसकी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, साल्ट रिक्वायरमेंट एंड टॉलरेंस उनमें क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं कौन से बनाते हैं, द मेटाबोलाइट्स जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर इसके अलावा सेंसिटिविटी टू मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स एंड एंटीबायोटिक्स, स्टोरेज इंक्लूजन वगैरह वगैरह। तो क्या ये जो सारे फीचर्स हैं इनको फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिक करैक्टर्स के तौर पे स्टडी और कंपेयर किया जाता है मुख्तलिफ बैक्टीरिया के दरमियान, ताकि उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी किया जा सके। उसके बाद आते हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी क्लासिकल कैरेक्टर्स की तीसरी टाइप है। कह रहे कि मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं इकोलॉजी की, ठीक है, नेचर के अंदर, वो जानदार का इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, उसको जाहिर करती हैं। ठीक है, कि कह रहे कि ऑफन दीज आर टेक्सोनोमिकली वैल्यूएबल बिकॉज इवन वेरी क्लोजली रिलेटेड माइक्रोनिज्म्स कैन डिफर कंसिडरेबली विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि कुछ जानदार बज़ाहिर एक तरह के हैं, ठीक, क्लोजली रिलेटेड हों, लेकिन इकोलॉजिकली उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कि वो डिफरेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। तो क्या जो माइक्रोनिज्म जो मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं ह्यूमंस की बॉडी में, ठीक है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किस लिहाज से, अपने बिहेवियर के लिहाज से। ठीक है, और किन से मुख्तलिफ हैं, उन बैक्टीरिया से जो पानी फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, समुंदर में रह रहे हैं, और कुछ मतलब ज़मीन में रह रहे हैं। तो जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रही हैं, वो जो बाहर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनसे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सोनोमिकली इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और लाइफ साइकिल पैटर्न। ठीक है, लाइफ साइकिल का पैटर्न सबका डिफरेंट है। नेचर ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मुख्तलिफ है। फिर द एबिलिटी टू काज डिजीज इन ए पार्टिकुलर होस्ट and habitat preferences such as requirement for temperature, pH, oxygen, osmotic concentration। तो इनमें ये environmental factors हैं सारे, तो इनके लिहाज से इनके अंदर differences होते हैं। तो कह रहा कि इनके जो मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं ग्रोथ के लिए, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट जो हैं वो सब जानदारों में, बैक्टीरिया में मुख्तलिफ हैं। उसके बाद है जेनेटिक एनालिसिस, जीन्स को भी कंपेयर किया जाता है, ये भी क्लासिकल के अंदर आता है टेक्सोनोमी में। तो कह रहे हैं बिकॉज मोस्ट यूकैरियोट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जेनेटिक एनालिसिस हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल यूजफुलनेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। तो कह लो यूकैरियोट्स हैं वो तो सेक्सुअली चूँकि रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर तो जेनेटिक एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं चूँकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, तो द स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल जीन एक्सचेंज थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन इज समटाइम्स यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन। तो उनमें जो जेनेटिक मटीरियल की एक्सचेंज है वो ट्रांसफॉर्मेशन या कंजुगेशन की शक्लों में होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैन अकर बिटवीन टू डिफरेंट प्रोकैरियोटिक स्पीशीज बट ओनली रेयरली बिटवीन जेनरा। तो
दो स्पीशीज़ के दरमियान तो कंजुगेशन हो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन दो जो जीनस लेवल पे हों उनमें नहीं होता। द demonstration of transformation between two strains provides evidence of a close relationship since transformation cannot occur unless the genomes are fairly similar। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं अगर दो बैक्टीरिया आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जेनेटिकली वो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, क्योंकि दो बैक्टीरिया अगर उनमें सिमिलैरिटी ना हो, ठीक है, ज़्यादा सिमिलैरिटी ना हो, तो वो आपस में कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। कह रहे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कई जेनरा के अंदर मतलब नॉर्मल रूटीन में होती है बैक्टीरिया के, जैसे बेसिलस जीनस है, माइक्रोकोकस है, हीमोफिलस है, राइजोबियम वगैरह वगैरह। तो इनमें कॉमन जो है प्रैक्टिस है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कह रहे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करना बाज़ मुश्किल है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर्स अदर देन मेजर डिफरेंसेस इन डीएनए सीक्वेंस। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर दो जानदार दो बैक्टीरिया आपस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसका ये मतलब आमतौर पर तो ये लिया जाएगा कि जी जेनेटिकली जो कि डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात दो बैक्टीरिया अगर आपस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेनेटिकली डिफरेंट है। हो सकता है वो जेनेटिकली सिमिलर हों, मिलते जुलते हों, तो देर आर सम अदर फैक्टर्स, ठीक है, कोई टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट वगैरह वगैरह, कोई उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन ना कर रहे हों। क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो कंजुगेशन है, ये इन दोनों को जब स्टडी किया जाता है तो ये टैक्सोनॉमी के लिए यूज़फुल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ख़ास तौर पे जो एंटेरिक बैक्टीरिया, एंटेरिक जो मतलब गट के अंदर रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इसेर्शिया जो जीनस है कैन अंडरगो कंजुगेशन विद द जेनरा साल्मोनेला एंड शाइजिला बट नॉट विद प्रोटियस एंड एंटेरोबैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल्स ने दिए कि जो इसेर्शिया जीनस के बैक्टीरिया हैं वो साल्मोनेला और शाइजिला के साथ तो कर लेते हैं कंजुगेशन, लेकिन एंटेरोबैक्टर और प्रोटियस के साथ नहीं करते। These observations fit with other data showing that the first three of these genera are more closely related to one another than the Proteus and Enterobacter। तो इसका मतलब कि सर्शिया, साल्मोनेला और शाइजिला ये आपस में मोर क्लोजली रिलेटेड हैं एज कम्पेयर टू प्रोटियस एंड एंटेरोबैक्टर। प्लाज्मिड्स जो होते हैं, जो सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया का, ठीक है, कह रहा है कि वो भी टेक्सोनोमी के अंदर उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऐसे जीन्स होते हैं जो उनकी फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। तो फिनोटिपिक ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, किसमें, प्लाज्मिड के अंदर। कह रहा है कि जो प्लाज्मिड है, ठीक है, ये बहुत इसकी भी इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। When the identification of a group is based on a few characteristics and some of these are coded for by plasmid genes, errors may result। कह रहा है कि अगर आप किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रही हैं, इसे क्लासीफाई करने की कोशिश कर रही हैं उनके कुछ करेक्टर्स की बेस पे, ठीक है, और उनमें से कुछ जो आपने फॉर्म में 3 करेक्टर चूज़ किए जी इनको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उन 3 में से हो सकता है कि 1 या 2 करेक्टर के जो जीन्स हैं वो प्लाज्मिड पे हों, ठीक है ना। तो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन एंड लैक्टोज फर्मेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टैक्सोनॉमी ऑफ द एंटेरिक बैक्टीरिया, yet genes for both traits can be bound on plasmid as well as bacterial chromosome। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो बैक्टीरिया हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर सकते हैं, इनमें जो जीन्स हैं इन कैरेक्टर्स के वो प्लाज्मिड पर भी होते हैं, उनके क्रोमोसोम पर भी होते हैं। तो बाद औक़ात फिर उससे जो है वो जो आपकी क्लासिफिकेशन है या आपकी आइडेंटिफिकेशन है उसमें गलती हो सकती है। वन मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एरर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मिड बॉन्ड ट्रेट्स। तो प्लाज्मिड बॉन्ड ट्रेट्स को स्टडी नहीं किया जाता, मतलब डिफरेंस दोनों में
फ़र्क को वाज़े करना ज़रूरी है कि जी ये करेक्टर का जो जीन है वो प्लाज्मिड पर है या उसके क्रोमोसोमल जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे है। अच्छा जी, अब जो दूसरी जो ब्रांच है या दूसरा इसकी जो फील्ड है क्लासिफिकेशन की, वो है मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स। क्या जो सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल अप्रोचेस टू टेक्सोनोमी आर थ्रू द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर करेक्टर्स है इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी किया जाता है। कह रहे बिकॉज दीज आर आइदर डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट्स और द जीन्स देमसेल्व्स। कह रहा है कि जो या तो डायरेक्ट प्रोटीन जो है वो जीन का प्रोडक्ट है और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बताते खुद जीन्स हैं। तो कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स यील्ड कंसीडरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रू रिलेटेडनेस। ठीक है, तो इनको जब आप कंपेयर करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये दो जानदार कितने आपस में रिलेटेड हैं या नहीं हैं। These more recent molecular approaches have become increasingly important in prokaryotic taxonomy। तो कह रहे हैं कि ये जो है वो प्रोकैरियोट्स की टैक्सोनॉमी में अब इनकी जो अहमियत है वो मज़ीद मतलब के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अब कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन्स का जो कंपैरिजन किया जाता है, द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स आर डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ मैसेंजर आरएनए सीक्वेंसेस and therefore closely related to the structures of the genes coding for their synthesis। ठीक है, क्या जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है प्रोटीन में वो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को जाहिर कर रही है। ठीक है, क्योंकि उससे बनती है और मैसेंजर आरएनए में पता है वो जीन से बन के आए। तो कह रहा है कि इस वजह से जब हम प्रोटीन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स को कंपेयर करेंगे तो वो हमें टैक्सोनॉमी उनकी इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाएगा कि ये दो जानदार आपस में कितने क्लोज रिलेटेड हैं या नहीं हैं। देयर आर सेवरल वेज टू कंपेयर प्रोटीन्स। द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच इज टू डिटरमिन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स विद द सेम फंक्शन। अगर दो प्रोटीन का सेम फंक्शन है, ठीक है, लेकिन उनमें क्या कोई डिफरेंस है या नहीं, तो आप उनके अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस देख लें तो दो अगर मुख्तलिफ जानदार होंगी तो उनमें सीक्वेंसेस उतनी डिफरेंट होंगी। द सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स विद डिसिमिलर फंक्शंस ऑफन चेंज एट डिफरेंट रेट्स। तो अगर जो प्रोटीन के फंक्शन भी मुख्तलिफ हैं तो जाहिर है इसका मतलब वो तो टोटली डिफरेंट हुई। तो सम सीक्वेंसेस चेंज क्वाइट रैपिडली वेयर एज अदर्स आर वेरी स्टेबल। कुछ जो सीक्वेंसेस हैं अमीनो एसिड्स की प्रोटीन्स की, कह रहे हैं उनमें मतलब थोड़े ही अरसे में चेंज आ जाती है, मतलब चंद 100 सालों में, चंद जनरेशन्स के बाद। लेकिन कुछ जो सीक्वेंसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं। Nevertheless, if the sequences of proteins with the same function are similar, the organisms possessing them are probably closely related। ठीक है, तो जिन दो जानदारों में ऐसी प्रोटीन का फंक्शन सेम हो, उनमें सीक्वेंसेस अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि जो दो जानदार जिनमें वो सीक्वेंसेस मौजूद हैं वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। The sequences of cytochromes and other electron transport proteins, histones, heat shock proteins, transcription and translation proteins, and a variety of metabolic enzymes have been used in taxonomic studies। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं ये जो ऊपर बताई हैं तो ये आमतौर पे यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया को आपस में कंपेयर करने के लिए। कह रहे बिकॉज प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज स्लो एंड एक्सपेंसिव, मोर इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग प्रोटीन्स फ्रीक्वेंटली हैव बीन एम्प्लॉयड। ठीक है, जो कि प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग करना है ये महंगा भी है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो इसलिए है तो सबसे एक्यूरेट क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन जो कि महंगा है और स्लो प्रोसेस है इसलिए इनडायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ की जाते हैं। कह रहे द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी ऑफ प्रोटीन्स इज यूजफुल इन स्टडिंग रिलेशनशिप्स एट द स्पीशीज एंड सब स्पीशीज लेवल। कह रहे हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वहाँ पे प्रोटीन की जो मोबाइलिटी जो वो मूवमेंट शो करती है, मोबाइलिटी है उनकी, ठीक है, उसकी बेस पर भी कंपेयर किया जाता है प्रोटीन्स को। कह रहे हैं एंटीबॉडीज कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरी सिमिलर प्रोटीन्स
and immunological techniques are used to compare proteins from different microorganisms. फिर इसी तरह जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो भी क्योंकि एंटीबॉडीज़ हाईली स्पेसिफिक होती हैं, तो एंटीबॉडीज़ भी मुख्तलिफ प्रोटीन्स के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर सकती हैं। फिर कह रहा है कि जो एंटीबॉडी एंटीजन जो रिएक्शन है इन विट्रो बॉडी से बाहर उसके अंदर इसको जो है वो स्टडी किया जा सकता है। The physical, kinetic and regulatory properties of enzymes have been employed in taxonomic studies because enzyme behavior reflects amino acid sequence. This approach is useful in studying some microbial groups and group specific patterns of regulation have been found. ठीक है, तो कुछ के अंदर कह रहा है कि इंजाइम के ऊपर फोकस किया जाता है क्योंकि इंजाइम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जी किस टेम्परेचर पे काम करेगा, किस पीएच पे काम करेगा, ठीक है, तो वो भी स्पेसिफिक होता है, तो उनको भी कंपेयर करके हम इनडायरेक्टली प्रोटीन्स को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है मॉलिक्यूलर अप्रोच है वो न्यूक्लिक एसिड की बेस कंपोजिशन को स्टडी करना है। क्या जो माइक्रोबियल जीनोम्स कैन बी डायरेक्टली कंपेयर्ड एंड टेक्सोनोमिक सिमिलैरिटी कैन बी एस्टिमेटेड इन मैनी वेज। द फर्स्ट एंड पॉसिबली द सिंपलेस्ट टेक्निक टू बी एम्प्लॉयड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए बेस कंपोजिशन। कि जो डीएनए है उसमें जो बेसिस की किस तरतीब से लगे हुए हैं उसको कंपेयर करना। डीएनए में 4 बेसिस होती हैं, हमें पता है, 2 प्योरीन और 2 पायरिमिडाइन हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्या जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें हमेशा ए जो है वो टी के साथ पेयर बनाता है और जी जो है वो सी के साथ पेयर बनाता है। दस G प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी रेशो, मतलब जो जी सी की रेशो क्या है, ठीक है, ये फाइंड आउट जो है वो की जाती है, या इनको आमतौर पे जी सी कंटेंट कह देते हैं। द परसेंट ऑफ जी सी इन डीएनए, डीएनए में कितने परसेंट जो है वो जी सी हैं, मतलब कौन से ग्वेनोसिन और साइटोसिन कितने हैं। इट रिफ्लेक्ट द बेस सीक्वेंस एंड वेरीज विद सीक्वेंस चेंजेस एज फॉलो। अब इसके नीचे फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ जी सी इज इक्वल टू जी प्लस सी डिवाइडेड बाय चारों जो न्यूक्लियोटाइड हैं जी प्लस सी प्लस ए प्लस सी और उसको 100 से ज़रब देंगे तो आपके पास उस बैक्टीरिया के अंदर जो जी और सी की जो परसेंटेज है कि जी इस बैक्टीरिया में 60% जी सी हैं, 70% जी सी हैं, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। The base composition of DNA can be determined in several ways. Although the GC content can be ascertained after hydrolysis of DNA and analysis of its bases with high performance liquid chromatography, physical methods are easier and more often used. तो कह रहे हैं इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, डीएनए की हाइड्रोलिसिस करके या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करके या इसके अलावा वो टेक्निक्स हैं, उनसे इनको कंपेयर किया जा सकता है। द GC कंटेंट ऑफन इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। अब डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर से भी इसको फाइंड आउट करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GC कितने हैं, क्योंकि जितना GC ज़्यादा हो गए उतना उसका मेल्टिंग का टेम्परेचर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि G और C में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। कह रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जॉइंस GC बेस पेयर एंड 2 बॉन्ड कनेक्ट AT बेस पेयर्स। As a result, DNA with a greater GC content will have more hydrogen bonds and its strands will separate only at higher temperatures. That is, it will have a higher melting point. DNA melting can be easily followed spectrophotometrically because the absorbance of 260 nanometer UV light by DNA increases during strand separation. ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए डीएनए की जब मेल्टिंग करते हैं इसको टेम्परेचर में, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि जी डीएनए कितना मेल्ट हुआ है। When a DNA sample is slowly heated, the absorbance increases as hydrogen bonds are broken and reaches a plateau when all the DNA has become single strand. तो कह रहा है कि जब डीएनए जो है वो आप उसको स्लोली हीट करें, ठीक है, तो अब्जॉर्बेंस उसकी इंक्रीज करेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूटते जाएंगे और
अल्टीमेटली वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिड पॉइंट ऑफ द राइजिंग कर्व गिव्स द मेल्टिंग टेम्परेचर, ए डायरेक्ट measure of GC content. Since the density of DNA also increases linearly with GC content, the percent GC can be obtained by centrifugation DNA in cesium chloride density gradient। ठीक है, तो जो अगर GC कंटेंट ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उसकी डेंसिटी भी उस इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो जितना GC कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज करें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि जी GC कंटेंट ज़्यादा है या कम है। क्या तो GC कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ जानदार बैक्टीरिया का एस्टिमेट उसका किया गया है। कह रहे द GC कंटेंट ऑफ DNA फ्रॉम एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स एवरेजेस अराउंड 40% एंड रेंजेस बिटवीन 30 to 50%। ठीक है, जो मतलब एनिमल्स में GC जो कंटेंट है DNA में 40% तकरीबन होता है, जबकि द DNA ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरीज ग्रेटली इन GC कंटेंट। प्रोकैरियोट्स का जो GC कंटेंट है वो कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, उसकी जो रेंज है वो 25 to 80% है, मतलब कुछ बैक्टीरिया में 25% GC है, कुछ में 80% भी है, बाकियों का इनके दरमियान है। तो कह रहे इतनी ज़्यादा इनमें वेरिएशंस हैं, तो कह रहे कि इफ़ टू ऑर्गेनिजम्स डिफर इन देयर GC कंटेंट बाय मोर देन अबाउट 10%, देयर जीनोम्स हैव क्वाइट डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस। अगर दो बैक्टीरिया में GC का जो डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा है, उसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस है, जेनेटिकली वो डिफरेंट है। कह रहा कि इट इज़ नॉट सेफ टू assume that organisms with very similar GC content also have similar DNA based sequences, because two very different base sequences can be constructed from the same proportion of AT and GC base pair। तो क्या अगर दो जनों का एग्जैक्टली सेम भी है GC कंटेंट, मतलब दोनों का फार्मूला 70% है, लेकिन उससे आप ये बात नहीं कह सकते कि जी दोनों की सीक्वेंस भी सेम होगी, सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि GC की तरतीब है, किसी में होंगे उतने ही 70% ही, लेकिन किसी में सीक्वेंस होता है GCTTC हो, किसी में GGCTA हो उतने ही, लेकिन सीक्वेंस जब चेंज हो सकती है तो कंटेंट उतने ही हो सकते हैं। कह रहे हैं ओनली इफ टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स आल्सो आर alike phenotypically thus their similar GC content suggests close relatedness। तो कह रहा है कि अगर GC कंटेंट उनका सेम है और वो फिनोटिपिकली भी सेम है तो फिर हम कह सकते हैं ये क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब ये जो GC कंटेंट का जो डेटा है ये टैक्सोनॉमिकली वैल्यूएबल है। ठीक है, दो तरीकों से। फर्स्ट, दे कैन कंफर्म ए टैक्सोनॉमिक स्कीम डेवलपिंग यूजिंग अदर डेटा। इफ ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टैक्सॉन आर टू डिसिमिलर इन GC कंटेंट, द टैक्सॉन प्रोबेबली शुड बी डिवाइडेड। तो अगर कोई दो जानदार हैं जो एक ही आपने टैक्सा में रखे, फार्म कोई फैमिली एक में रखा हुआ है, लेकिन उनके GC कंटेंट में बहुत फ़र्क है, तो उसका मतलब कि उस फैमिली को दो में डिवाइड करना ज़रूरी है। सेकंड, GC कंटेंट अपीयर्स टू बी यूजफुल इन कैरेक्टराइजिंग प्रोकैरियोटिक जेनरा, सिंस द वेरिएशन विद इन ए जीनस इज यूजली लेस देन 10%, इवन दो द कंटेंट मे वारी ग्रेटली बिटवीन जेनरा। क्या जो दूसरा जो GC कंटेंट है वो प्रोकैरियोट्स की जो जीनस लेवल है, ठीक है, उसको स्टडी करने, उसको कैरेक्टराइज करने में भी यूज़फुल है, क्योंकि जो वेरिएशन जीनस के अंदर अगर 10% से आमतौर पे कम होती है, ठीक है ना, तो अगर 10 से ज़्यादा है तो वो एक जीनस में नहीं रह सकते। तो कह रहे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस जो है उसका GC कंटेंट जो है वो 30 to 38% होते हैं, वेर एज माइक्रोकोकस का जो DNA उसका GC कंटेंट 64 से 75% है। येट दीज टू जेनरा ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैव मैनी अदर फीचर इन कॉमन। इनमें इसके अलावा बहुत से फीचर ऐसे हैं जो इन दोनों के अंदर काफ़ी हद तक कॉमन है। ये टेबल में मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया के जो जीनस हैं, जेनरा हैं, ठीक है, और फंजाई, प्रोटोजोआ, एलजी, इनके उन्होंने GC कंटेंट जो है वो दिए हुए कि उनकी रेंज है कि
कि क्या कितने उनके अंदर जीसी कंटेंट हो सकते हैं परसेंटेज में।